हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर लिया था, ठीक है ना। तो आज हमें न्यू टॉपिक से स्टार्ट करना है। मैं रिवीजन नहीं करा रहा, मैं सीधा आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेकंड रुको, ऐड कर लूँ रितिमा को। रितिमा बेटा, आवाज आ रही है? हाँ भाई, तो आज हमें स्टार्ट करना है बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, सामने देखते रहो, ठीक। ये जो वर्ड है अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मुझे? आप लोगों को याद करा रखा है मैंने अथॉरिटी वर्ड का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है राइट। अथॉरिटी इज द राइट। राइट का मतलब अधिकार। अथॉरिटी इज द राइट। किस चीज का राइट है? टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। बेटा दूसरों से काम कराने के अधिकार को हम अथॉरिटी बोलते हैं। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। अब इस अथॉरिटी वर्ड के आगे मैंने देखो एक छोटा सा वर्ड और लगा दिया, डेलीगेशन, ठीक है ना। अब ये डेलीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, किसी को देना काम करने के लिए। तो ये नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है बेटा। अगर कोई सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ काम करने के लिए दे देता है, ठीक है ना। और उसके साथ उसको अथॉरिटी भी देता है पूरी की पूरी, कि तुम्हें मेरे से आगे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास फुल अथॉरिटी है, ठीक है। तो उसी बात को बेटा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। अब जरा ढंग से सुनना। मैं बोल रहा हूं बेटा किसी सुपीरियर के पास बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारा। उसकी वजह से वो अपने कोर एरियाज पे फोकस नहीं कर पाता। तो पता है वो क्या करता है? बहुत सारे ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम है जिनको हम कोर इश्यूज बोलते हैं, वो उन पर फोकस करना चाहता है। तो बाकी जो बचे हुए काम है वो अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है अथॉरिटी के साथ, कि आज से तुम्हारी फुल अथॉरिटी, इन काम को तुम करो। तो बेटा इसको बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये यूज होता है सब जगह। विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काम हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल सारे काम को खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? तो डेलीगेशन का मतलब क्या है? कुछ नहीं बेटे, डेलीगेशन इज द डाउनवर्ड ट्रांसफर। किस चीज का? अथॉरिटी का। अथॉरिटी का डाउनवर्ड ट्रांसफर। डाउनवर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसको करेगा कौन बेटा? बॉस करेगा। सुपीरियर किसको बेटा? अपने सबऑर्डिनेट को। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कहने का मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सुपीरियर अगर अपना कुछ काम करने को दे दे, किसको? अपने सबऑर्डिनेट को, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। समझ में आ गई बात? तो व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू दी डाउनवर्ड ट्रांसफर। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? डाउनवर्ड ट्रांसफर। किस चीज का? अथॉरिटी का। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आई? तो व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेटा? इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। आपने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में? बताओ भाई, डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ या ना? डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हम क्या करते हैं? माइक किसका ऑन है ये? वंश बेटा माइक ऑफ करो। हाँ, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं बेटा डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क पे। अब आपको मैंने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ाया था, बताएंगे भाई व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको डिवीजन ऑफ वर्क। स्मॉलर पार्ट। वेरी वेरी गुड, बोलो, सही बोल रहे हो आप लोग। बेटा पूरे टास्क को क्या करना है हमें? हमें इसको पूरे टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करना है ना। ये तो बात आप सबको पता है, बट उसके बाद क्या करना है? मेन काम आप बताओ, इसके बाद डिवाइड करने के बाद। जॉब्स एलोकेट कर देने हैं हाँ, कैसे डिफरेंट। किस बेसिस पे एलोकेट करोगे? वेरी गुड, जॉब्स को एलोकेट करोगे, है ना। तो किस बेसिस पे करोगे, जल्दी बताओ, किस बेसिस पे? कोई बताना चाहेगा? जॉब्स को एलोकेट कर रहे हो, कि किसी इंसान को जॉब दे रहे हो, तो उसको वो जॉब क्यों दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो? डिपार्टमेंट में फिर अच्छा डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही अभी यहाँ पे, सिर्फ अब अभी यहाँ। ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। क्या 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 बोलो? ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने अरे के लिए। मैं कह रहा हूँ टारगेट की बात नहीं कर रहा, मैं गोल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ किस बेसिस पे एलोकेट कर रहे हो? बेसिस क्या है आपका? अरे यार, पहली बात हम डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है अभी। बताओ भाई, एलोकेट करते हैं किस बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू देयर, बताओ भाई।
अब तो बता दो, अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट? शूटिंग स्किल्स। स्पेशलाइजेशन। वेरी गुड, सूटेड स्किल्स भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स, है ना बेटा? ठीक, तो हम क्या करते हैं, टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करते हैं, फिर उनको एलोकेट करते हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर सूटेड स्किल्स। अब मान लो स्कूल वाले इकोनॉमिक्स पढ़ाने को किसको देंगे, इकोनॉमिक्स वाले को देंगे, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ाने को किसको देंगे, अकाउंट्स वाले को देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूटेड स्किल्स हम उसको क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। समझ में आ रही बात? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सूटेड स्किल्स, इसी पे तो बेस्ड है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या कर रहे हो आप, यही तो कर रहे हो, आप काम करने को तो दे रहे हो, सारा काम एक इंसान कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करता है, टास्क को स्मॉलर स्मॉलर जॉब्स में डिवाइड करके अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको दे देता है, बट उनके सूटेड स्किल्स के अकॉर्डिंग देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देयरफॉर आई कैन से दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एनी प्रॉब्लम? आगे चले। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, दिख रहा है ये? बताओ भाई क्या हो रहा है ये? बताओ भाई। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे रहा है। एलोकेट कर रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना, एलोकेट कर रहा है, वर्क वर्क तो एलोकेट कर रहा है, वर्क दे रहा है, मैं मान रहा हूँ, देखो ये वर्क जा रहा है, बट वर्क के साथ क्या जा रही है, जल्दी बताओ, वर्क में क्या प्लस करूं, वर्क में क्या प्लस करूं? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अरे यार, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं तो पढ़ा रहा हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम करने को दिया तो है, साथ में अधिकार भी दिया है कि मेरे से बार बार आके पूछने की जरूरत नहीं है, यू हैव फुल पावर, है ना? तो साथ में अथॉरिटी भी दी है, तो अगर काम करने की अथॉरिटी नहीं देता तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, वो बार बार आके उससे पूछता रहेगा, वो अपने कहाँ पे टास्क पे फोकस कर पाएगा सुपीरियर? वर्क प्लस अथॉरिटी, अथॉरिटी भी दी है, मेरे से पूछ के आने की जरूरत नहीं है, खुद काम करो, ठीक है, दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बात समझे? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस डायग्राम के अंदर एक प्रिंसिपल और फॉलो हो रहा है, इन दोनों को ऑर्डर कौन दे रहा है, या इन दोनों का अथॉरिटी कौन दे रहा है? ये बॉस है ना? तो इन दोनों को जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो कितने बॉस से मिल रहे हैं? अरे बताओ एक यार। बॉस से। वेरी गुड, एक बॉस से, ओनली वन। बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? थोड़ा दिमाग खोल लो, बताओ भाई कौन सा फॉलो हो रहा है, अब तो बोल दो। यूनिटी ऑफ कमांड। तो इतना टाइम क्यों लगा? यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो इसको भी यही कर रहा है और इसको भी यही कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है, ये सारी बातें ऑब्जर्व करते चला करो। अब डेलीगेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, डेलीगेशन का मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बट मेन बात है, क्या इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं? हाँ होते हैं। जैसे ही आप अथॉरिटी को क्या करते हो, डेलीगेट करते हो, तो इसके बेटा तीन एलिमेंट्स, तीन कंपोनेंट जनरेट हो जाते हैं, तीन कंपोनेंट्स, ठीक है ना? कितने कंपोनेंट्स? तीन कंपोनेंट्स, ठीक है ना? कोई बताना चाहेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो, जैसे हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। वेरी वेरी गुड। अथॉरिटी, अधिकार जनरेट हो जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है उस पर, वेरी वेरी गुड, ठीक है, और अगर कुछ गलती होती है तो जवाबदेही भी उसकी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। तो यानी तीन एलिमेंट हैं किसके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है भाई? अब हमें ये तीन एलिमेंट पढ़ने हैं, आओ जरा तीनों एलिमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। देखो मैंने ये तीन एलिमेंट लिखवाए हुए हैं बेटा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के तीन एलिमेंट है, पहला अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, है ना? समझ में आ रही बात? तो रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, तो इसको राइट टू कमांड भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना? चाहे राइट टू कमांड बोलो या आप बोलो अथॉरिटी इज राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, एक ही बात है, कमांड करने का राइट और दूसरों से काम कराने का राइट एक ही बात होती है। तो अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, और इट इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, ठीक है ना? इज नहीं है, हिज सबऑर्डिनेट है, ठीक?
एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग वो एक्शन भी ले सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अथॉरिटी क्लियर है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है, ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है, ठीक है। किस चीज की जिम्मेदारी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, जो हमें असाइन टास्क मिले हैं, ड्यूटी मिली है, उसको परफॉर्म करने की जिम्मेदारी, ठीक है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम, ठीक है। कि जवाब, अगर कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जवाब भी वही इंसान देगा जो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा डिटेल में थोड़ा आगे मैंने कंपैरिजन की फॉर्म में करा हुआ, वहां पे समझते हैं इस बात को। आओ जरा कंपैरिजन फॉर्म में देखते हैं, सामने देखते रहना। देखो भाई, सबसे पहले अथॉरिटी का आता है मीनिंग, ठीक है। मैंने आपको बता दिया राइट टू कमांड या राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन, किस चीज की? टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम। तो पहला तो हमें डेफिनेशन तो तीनों की पता ही है। अब ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा है जनरेट और अराइजेस, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहां से जनरेट होती है ये अथॉरिटी? कब जनरेट होती है? ठीक है, फॉर्मल पोजीशन से। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मल पोजीशन का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सारी चीजें पढ़ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी। अब अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कौन करता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है मैनेजमेंट। आपको बात बताई थी मैंने, नहीं बताई थी, है ना? किस लिए क्रिएट करता है? मैंने बोला था फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये भी मैंने आपको समझाई थी। तो बेटा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्रिएट करता है, फॉर्म जब मैनेजमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है तो उसके अंदर बेटा वो अथॉरिटीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अथॉरिटीज डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस अथॉरिटी को, ये जो फॉर्मल पोजीशन है, ये कौन क्रिएट कर रहा है? सॉरी, हाँ, ये अथॉरिटी इसको कौन क्रिएट कर रहा है? बेटा ये फॉर्मल पोजीशन से क्रिएट हो रही है। फॉर्मल पोजीशन का मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको किसने क्रिएट करा है? मैनेजमेंट ने, फॉर द पर्पस ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ रहे मेरी बात को? तो यानी अथॉरिटी को कौन बनाता है? एक्चुअली कहने का मतलब मैनेजमेंट ही बनाती है, ठीक है। बट होती कहाँ है ये डिफाइन? ध्यान रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड थ्रू फॉर्मल पोजीशंस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? ये जो अथॉरिटी आपने क्रिएट करी है ना अभी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना के, इसको अगर डेलीगेट कर दिया, ठीक है, तो सामने वाला इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिस्पॉन्सिबल, ठीक। तो मैं कह रहा हूं, मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर सुपीरियर को कोई टास्क मिला, ठीक है, और काफी सारे टास्क है उसके पास, उसने कुछ टास्क अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे दिए, डेलीगेट कर दिए। तो आज से वो जो सबऑर्डिनेट है बेटा, वो पता है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल, उन टास्क से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होती है? जब हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर अकाउंटेबिलिटी बेटा अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल इज अकाउंटेबल। जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही तो अकाउंटेबल होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या अराइज होती है? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अथॉरिटी को जब डेलीगेट कर देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक। और अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी, तो उससे अथॉरिटीज क्रिएट होती हैं। तो अथॉरिटीज कहां से क्रिएट होती हैं? फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस, ठीक है। क्या अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? ये लिखा डेलीगेशन, यस, टॉपिक का नाम ही है, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अब मैंने जिस इंसान को डेलीगेट करी है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, है ना? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है? बेटा हाफ कर सकता है, मतलब इंटायरली नहीं कर सकता, कंप्लीटली नहीं कर सकता। अब आप सोचोगे सर कैसे? मैं कह रहा हूं उसने अपने साथ किसी और पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लिया काम करने के लिए। एक तो ये खुद था, ठीक है, जिसको मैंने अथॉरिटी दी थी, उसने अपने साथ एक किसी और पर्सन को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, दोनों। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए, हाँ। बट इसके साथ अगर ये भी काम करने लगा तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, आज दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? तो डेलीगेट हो सकती है बट पूरी तरीके से नहीं हो सकती, आधी अधूरी हो सकती है। बट अकाउंटेबिलिटी को तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप डेलीगेट कर ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। क्यों? क्योंकि बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वही अकाउंटेबल होता है। गलती करे कोई, आंसर करे कोई, ऐसा नहीं होता कहीं, ठीक है। जो गलती करेगा वही आंसर करेगा। तो कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, इसको हम क्या नहीं कर सकते? डेलीगेट नहीं कर सकते।
लास्ट बात, ये कहां से कहां फ्लो होती है बेटा? अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, डाउनवर्ड, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको पढ़ाया ना ऊपर डेलीगेशन की डेफिनेशन, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो बेटा ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, और ये दोनों चीज बॉटम टू टॉप और बॉटम टू टॉप, जिसको हम अपवर्ड भी बोल सकते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप डाउनवर्ड बोल सकते हो। कहाँ फ्लो करती है? डाउनवर्ड। ये कहाँ फ्लो करती है? ये अपवर्ड फ्लो करती है। और ये भी कहाँ फ्लो करती है? ये भी अपवर्ड फ्लो करती है। समझ रहे हो बातों को, है ना? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड कैसे फ्लो करती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिस्पॉन्सिबल है सबऑर्डिनेट, अपने टुवर्ड्स किसके रिस्पॉन्सिबल है? अपने बॉस के ही तो, है ना? बॉस थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है ना? द सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द बॉस। तो ये कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है? ठीक है, देखो कहां से नीचे से ऊपर फ्लो कर रही है। जवाब भी तो यही देगा ये बंदा ही, है ना? तो ये जवाब देगा किसको? अपने बॉस को। तो मैं बोल सकता हूं अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। समझ में आई बातें? हाँ। क्लियर हुई? आगे चले? हाँ भाई। तो अब अगर बात करें, देखा जाए तो डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। इसके तीन एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी इज द राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। अकाउंटेबिलिटी इज द आंसरेबिलिटी टू द फाइनल आउटकम। कहां से जनरेट होती है? फॉर्मल पोजीशन से। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी से। अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उसके बाद क्या अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है? यस, इट कैन बी डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इंटायरली। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। फ्लो, ये टॉप टू बॉटम, दोनों बॉटम टू टॉप, दैट इज अपवर्ड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो इंपॉर्टेंस है ये दोनों की सेम है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की सेम ही इंपॉर्टेंस है। तो ये तब पढ़ेंगे जब हम डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ लेंगे। और जरा डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ लेते हैं, खत्म करें, तब हम उस पे आएंगे। अब अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो ढंग से सुनना, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फर्क है। तो जरा ढंग से सुन लेना, दोनों समझाऊंगा। ये लिखा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखे, देखो, इट रेफर्स टू डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मेन वर्ड है यहाँ पे लेवल्स। मैं कह रहा हूं हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, बताया हुआ है मैंने आपको बात, है ना? दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, बताई हुई मैंने बात। अब अगर सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है? सारी की सारी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल के पास है, जो नेचुरली होती है ना? और उसने अथॉरिटी किसी को भी नहीं दे रखी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सारी अथॉरिटी कौन एंजॉय करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक? तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है? तो सपोजलिटी मान लो आपके घर में सिर्फ पापा की चलती है और किसी की नहीं चलती, जो पापा ने बोला वही होगा, तो आपके घर में सेंट्रलाइजेशन है, ठीक? बट टॉप लेवल ने कुछ काम करने को किसको दे दिया? ठीक है, मिडिल लेवल को, अथॉरिटी के साथ। और मिडिल लेवल ने लोअर लेवल को, यानी इन्होंने क्या करा? डिस्पर्स कर दिया अथॉरिटी। आज इनके पास भी पावर है और इनके पास भी पावर है, ठीक है ना? चाहे कितनी भी दो, ठीक? तो आज हमने डिस्पर्स कर दिया पावर बेटा, अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी है, ठीक है? डिस्पर्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करिए? अमंग डिफरेंट लेवल्स। तो बेटा इस बात को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया हमने, समझ रहे हो बातों को? ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपके घर में अगर आपकी बात भी सुनी जाती है, आपके पास भी अथॉरिटी है, मम्मी के पास भी है, पापा के पास भी है, तो बेटा आपके घर में डिसेंट्रलाइजेशन है। बात समझे? ठीक है? तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब इट रेफर्स टू डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है? तो अब डिफरेंस क्या है बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन करा जाता है बड़े लेवल पे। बड़े लेवल मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, या ठीक है ना, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकता हूँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकता हूँ। बट अगर डेलीगेशन की बात करी जाए, तो वर्ड लिखा डेलीगेशन। डेलीगेशन कहाँ करा जाता है? इंडिविजुअल लेवल पे। मैंने पहले भी वर्ड लिखा था वो, इंडिविजुअल लेवल पे होता है ये।
इंडिविजुअल लेवल का मतलब लोगों में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में, है ना। बट मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ऐसा कर रहा हूँ तो बेटा वो डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कहने का मतलब है डेलीगेशन को अगर मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है, बहुत बड़ा, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन पता है क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन किसका? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। डेलीगेशन को बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करो तो वो डिसेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। बताओ भाई, समझ में आई बात? हाँ भैया। वेरी गुड, हाँ भाई। वेरी गुड। अब जरा आगे चलते हैं। देखो भाई, सामने देखना। अब जरा डिफरेंस देखते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ भाई सामने देखते रहो। डेलीगेशन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है क्या है। अच्छा ये छोड़ो, इट सेकंड वाले पॉइंट पर पहले मीनिंग पे आओ। देखो, इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, है ना। इट रेफर्स टू डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है हमें मीनिंग का, ये है मीनिंग। अब आओ जरा इस वाले पॉइंट पे, ऐसे कर लो, ये सेकंड है अभी के लिए और ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब आओ बेटा, डेलीगेशन एक कंपलसरी एक्ट है, इसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। अगर आप सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन टोटल फेलियर, सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा, ठीक। क्या डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल एक्ट है क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइजेशन भी यूज होता है। अब क्या मतलब है, जरा ढंग से सुनना बेटा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक इंसान, एक आदमी, वन पर्सन, ठीक है, सारा का सारा काम खुद नहीं संभाल सकता, ठीक है। तो उसको अपने टास्क को दूसरे पर्सन को देना ही पड़ता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से थोड़ी चलती है, बहुत सारे लोगों से चलती है ना। तो डेलीगेशन इज अ कंपलसरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन, अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा इट इज एन ऑप्शनल एक्ट, ये हमारे लिए ऑप्शनल है, हम चाहें तो करें, हम चाहें तो ना करें। क्यों? बेटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ठीक है, ये हम डिसेंट्रलाइजेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। सारी की सारी पावर टॉप लेवल के पास है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के पास कोई पावर नहीं है, चल जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है। बट जब ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमारी बड़ी होने लगती है, लार्ज डाइवर्सिफाइड हो जाती है, तो बेटा हम किससे काम नहीं चल सकते, हम सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चला सकते, हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। टॉप लेवल को, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को अथॉरिटीज देनी पड़ती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल एक्ट है बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन है, सेंट्रलाइजेशन से भी काम चलाते हैं लोग। 2 पॉइंट हो गए भाई। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, स्कोप पे। हाँ भाई, अब स्कोप की बात करूं तो डेलीगेशन छोटे लेवल पे करा जाता है तो उसका स्कोप नैरो है, ये बड़े लेवल पे करा जाता है तो उसका स्कोप वाइडर है ना। मेन पर्पस पता है क्या होता है? अगर आप मेरे से पर्पस पूछो बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इस पॉइंट के अंदर, स्टार बना देता हूँ, ठीक है ना। आप मेरे से पूछो सर पर्पस क्या है, ठीक है, डेलीगेशन का, तो मैं बोलूंगा अभी मैंने आपको बताया जो मैनेजर था, है ना, वो ओवरबर्डन था बेटा, है ना, उसके बाद बहुत सारे टास्क थे, तो उसके बर्डन को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा डेलीगेशन करते हैं। तो आप बोलोगे सर डिसेंट्रलाइजेशन भी तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि टॉप लेवल से काम संभल नहीं रहा था। नहीं, यू आर रॉन्ग हेयर, ठीक है। हम पता है क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोल इंक्रीज करना चाह रहे हैं। दोनों बात सेम है, रोल यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, रोल यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है सबऑर्डिनेट्स का और यहाँ पे भी। बट हमारे पीछे करने का रीजन क्या था, पर्पस क्या था? हम यहाँ पे मैनेजर का वर्कलोड कम करना चाह रहे थे। हाँ, उसका वर्कलोड कम करने की वजह से सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज हो रहा है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पर्पस ही हमारा ये होता है, हम नहीं चाहते कि लोड कम हो, हम चाहते हैं कि जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, उनका रोल इंक्रीज हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बात समझे या नहीं समझे? हाँ भाई, समझे नहीं समझे? हाँ एक भाई। बार और भैया। मैं कह रहा हूं बेटा, देखो ढंग से सुनना, फोर्थ पॉइंट, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, जब हम डेलीगेट करते हैं, है ना, तो डेलीगेशन के पीछे पर्पस क्या होता है? हम चाहते हैं कि जो हमारा मैनेजर है उसके पास बहुत सारे टास्क थे काम करने के लिए, वो कोर इश्यूज पे फोकस नहीं कर पा रहा था, कोर एरियाज पे, तो वो क्या करता है, अपने कुछ टास्क किसको करने के लिए दे देता है, अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए दे देता है।
जब अपने सबऑर्डिनेट को करने के लिए देता है तो उसके पीछे रीजन पता ये था कि उसको अपना वर्कलोड कम करना था, उसका रोल इंक्रीज नहीं करना था। वो तो हो ही रहा है उसका रोल इंक्रीज, बट उसका मेन पर्पस था कि उसको अपना वर्कलोड कम करना था। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम काम को बांटते इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, इनका रोल इंक्रीज हो। समझ रहे हो मेरी बात? पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस है रोल को इंक्रीज करना, डेलीगेशन का पर्पस है बर्डन को कम करना मैनेजर के। ठीक है, फिफ्थ पे आओ। उसके बाद बात करें बेटा अगर डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन का एक फायदा है, ठीक है ना, कि डेलीगेशन के अंदर एक फ्रीडम रहती है। अगर आपने काम किसी को दिया अपने सबऑर्डिनेट, तो उसके पास फ्रीडम रहेगी किस चीज की? ओन डिसीजन मेकिंग की। मैंने आपको बताया ना, उसको बार बार किससे जाके नहीं पूछना पड़ेगा। बताओ बताओ किससे नहीं पूछना पड़ेगा उसको बार बार जाके? सुपीरियर। वेरी गुड, बिकॉज ही हैज फ्रीडम ऑफ ओन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं, यहाँ तो और ज्यादा बढ़िया बात है, यहाँ पे ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन रहती है। किसके अंदर? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। तो ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन उधर, इधर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। लास्ट पे आ जाओ। अथॉरिटी अगर डेलीगेट कर दी तो उसको आप वापस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? एक ही इंसान को तो दी थी, वापस ले लो उससे। एक को दी होगी ज्यादा से ज्यादा 5-10 को दी होगी, ले लो वापस, है ना? तो authority delegated can be taken back, but there is no withdrawal of authority under decentralization. यहाँ पे आप अथॉरिटी को वापस नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बेटा? करी आपने इतने बड़े लेवल पे, इतने लार्ज लेवल पे है, आज आप अथॉरिटी वापस लेने अगर गए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, there will be a total chaos in the organization and there might be some chances that organization may fail to achieve its target. तो यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए अथॉरिटी को वापस नहीं लिया जा सकता डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे करी गई है। और डेलीगेशन छोटे लेवल पे करा, इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है, इट कैन बी टेकन बैक। समझे? सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक साथ साथ में एक छोटा सा डिफरेंस और पढ़ लो, वो भी खत्म करो। हाँ भाई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप मेरे से पूछो सर सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, सारी पावर किसके पास आ जाना, बताओ? टॉप लेवल के टॉप पास। लेवल। हाँ, तो उसको मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज का? अथॉरिटी का। किसके हाथ में? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास सारी पावर चले जाना, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और ये क्या है? ये डिस्पर्सल है अथॉरिटी का अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है ना? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? टॉप लेवल के पास। यहाँ पे हम उसको शेयर कर लेते हैं, जितने भी लोअर लेवल्स हैं, मिडिल और लोअर लेवल, है ना? यहाँ पे मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम नहीं होती क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, या ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन होती है, बात तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, है ना? सेंट्रलाइजेशन कहाँ के लिए सूटेबल है? जो ऑर्गेनाइजेशन बेटा स्मॉल है, अभी आपको ऊपर बता के आया हूं मैं, और ये लार्ज और डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है? सिंपल था ये तो। हाँ भैया। ठीक है बेटा, तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, बस एक छोटी सी चीज रह रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज इंपॉर्टेंस। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंस किसकी? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की सेम ही है। डेलीगेशन की अलग और डिसेंट्रलाइजेशन की अलग नहीं लिखवा रहा, ऐसी लिखवाई है जो कॉमन है, दोनों में यूज हो सकती हैं। ठीक है, ये आपका आज होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, इसको कल की क्लास में पढ़ के आना है, कल भी क्लास आपकी सेम टाइम है। ठीक है भाई, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज करिएगा अभी, कम से कम 15 मिनट इसको रिवाइज करना। जो होमवर्क दिया है अभी खत्म कर लेना, अभी समझ में आ जाएगा। कल लेके बैठोगे, कल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे।